तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ट्रेंड हब अंकुश पे। तो आज हम बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर का हिंदी का पेपर सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप सबको पता होगा कि पहले के जो पेपर्स होते थे बीए के, ग्रेजुएशन के कैसे भी पेपर्स होते थे, वो हमारे रिटन में होता था, लिखित होता था, जिसमें हमें लिखना पड़ता था। अब हमारा जो पेपर आने लगा है वो OMR बेस पे आने लगा है, जिसमें MCQs आते हैं। इसमें देखिए लिखा हुआ है 75 अंक का होता है, हर एक प्रश्न 1 नंबर का होता है। तो मैं स्टार्टिंग से आप सबको बताना चाहता हूँ कि ये बीए का पेपर जो होता है कैसे होता है, क्या होता है, और मैं सारे के सारे प्रश्न को सॉल्व भी करूँगा, उसका आंसर भी बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं। ये देखिए, ये बीए फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन 2025-26 का पेपर है, जो कि मैंने इस पर वीडियो बनाया है। ठीक है, ये हिंदी का पेपर है, ये जो कि मेजर का है, जो फर्स्ट पेपर है मेजर का है हिंदी काव्य। आपको OMR सीट दिया जाएगा, जिसमें आपको बुकलेट नंबर भरना रहता है और बुकलेट सीरीज भी भरना रहता है। और आपका यहाँ पे देख सकते हैं रोल नंबर लिखा हुआ है, जो कि रोल नंबर भी आपको एडमिट कार्ड में मिल जाएगा। सारे बॉक्सेस में आपको रोल नंबर लिखना रहता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम चलते हैं, इसका प्रोसेस के बारे में बताते हैं। इसमें जो टाइमिंग रहती है वो 2 घंटे की रहती है। मैक्सिमम जो मार्क्स रहता है वो 75 नंबर का रहता है। यहाँ पे देख सकते निर्देश जो दिया है इंट्रोडक्शन में, हम लोग पढ़ सकते हैं। प्रथम पुस्तिका क्रमांक एवं OMR क्रमांक एक ही होना चाहिए। जैसा कि इसमें बोला गया, जो हमें OMR की जो कॉपी मिलती है और जो उसका पेपर मिलता है, उसका जो OMR क्रमांक रहता है, नंबर रहता है, वो सेम रहना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको हमें कॉपी में लिखना पड़ता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, बताते हैं और क्या क्या चीज़ है इसमें। इस पुस्तिका में कुल 75 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं तथा 1 अंक के हैं। ठीक है, इसमें जैसे कि 75 प्रश्न पूछा जाएगा और सभी प्रश्न 1-1 नंबर के होंगे। और नीचे लिखा हो गया, प्रश्नों के उत्तर देने से पहले आप इस पुस्तिका की जांच कर लें कि इसके सभी पृष्ठ हैं, कोई पृष्ठ क्षतिग्रस्त तो नहीं है। यदि आपको इस पुस्तिका में कोई त्रुटि मिले तब उसे तत्काल बदलकर दूसरी पुस्तिका प्राप्त कर सकते हैं। तो आप जो आपको कॉपी मिलेगा उसमें सारी कॉपी आप ध्यान से देख लेंगे कि किसी प्रकार की कोई त्रुटि या फिर कोई गलती तो नहीं पाई जा रही है। ठीक है, और इसमें दिया गया है कि काले नीले पेन से जो बॉक्सेज होते हैं आंसर वाले, उसको भरना रहता है। और जाहिर सी बात है, जो कि OMR शीट रहता है उसमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। जो आंसर सही रहता है उसमें आपको गोला करना रहता है। मैं इस पे OMR शीट कैसे भरते हैं, मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज के हम वीडियो शुरू करते हैं। जो 75 MCQs आते हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रामचरितमानस किसकी रचना है? तो रामचरितमानस किसकी रचना है? ऑप्शन ए कबीरदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी रहीमदास, ऑप्शन डी नंददास। तो रामचरितमानस ऑप्शन बी हो जाएगा, तुलसीदास की रचना है। ठीक है, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। घनानंद आलम और बोधा रीतिकाल के किस काव्य धारा के कवि थे? इसमें पूछा गया जो घनानंद थे और आलम और बोधा रीतिकाल के किस काव्य के कवि थे? रीतिबद्ध, रीतिमुक्त या फिर रीतिशीत, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा रीतिमुक्त, ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं आगे। ये मान सरोदक खंड किस सूफी ग्रंथ का एक अध्याय है? पूछा गया मान सरोदक खंड है, ये किस सूफी ग्रंथ का एक अध्याय है? मृगावती, चित्रावली, या फिर मधुमालती, या फिर पद्मावत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पद्मावत। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, जो कि हमारा चौथा है। चौथे सवाल में देख सकते हैं, हम लोग पूछ रहा है गीत फरोश किसकी रचना है? गीत फरोश किसकी रचना है? ऑप्शन ए हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन बी गरिजा कुमार माथुर, या फिर ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर, या फिर जयशंकर प्रसाद। तो गीत फरोश किसकी रचना है? गीत फरोश हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, भवानी प्रसाद मिश्र का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें सवाल नंबर 5 दिया हुआ है, इसमें पूछा गया दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। मतलब ये जो दूसरा सप्तक होता है उसका जो प्रकाशन वर्ष मतलब किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन ए 1943, ऑप्शन बी 1959, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1951। तो दूसरा सप्तक जो कि 1951 में हुआ था, ऑप्शन डी जो बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जो छायावाद जो होता है, छायावाद उस शब्द जो दिया गया था, वो सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो नामवर सिंह, या फिर रामचंद्र शुक्ल, या फिर राम कुमार वर्मा, या फिर मुकुटधर पांडे। तो इसका आंसर हो जाएगा मुकुटधर पांडे, ऑप्शन डी, जो कि बिल्कुल सही है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 7 पे।
भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म किस वर्ष हुआ था? सवाल नंबर 7 है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1850, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1950 या फिर ऑप्शन डी 1885। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म जो हुआ था वो 1850 में हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 8, हठ योग साधना का उपदेश किससे दिया? हठ योग साधना का उपदेश किसने दिया था? तो ऑप्शन ए गोरखनाथ, ऑप्शन बी महावीर स्वामी, ऑप्शन सी रामानुजाचार्य या फिर गुरु नानक। तो हठ योग साधना का उपदेश ऑप्शन ए हो जाएगा गोरखनाथ। ठीक है, जो कि बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 9 पे चलते हैं। सवाल नंबर 9, छाप तिलक सब छिनी रे मौसे नैना मिलाई के, पंक्तियाँ किसकी है? ये जो पंक्ति दी गई है, छाप तिलक सब छिनी रे मौसे नैना मिलाई के, ये पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए कबीरदास, ऑप्शन बी गोरखनाथ, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी रैदास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो इसका आंसर, राइट आंसर है अमीर खुसरो। तो चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 10, अमीर खुसरो के पाठ्य पुस्तक में संकलित गीत, जो अमीर खुसरो है उनके पाठ्य पुस्तक में जो संकलित गीत है, ये गीत इसमें पूछा गया ये कौन सा रस है? काहे को ब्याही विदेश रे, मैं कौन सा रस है? इसमें कौन सा रस है पूछा गया, जो अमीर खुसरो के पाठ्य पुस्तक द्वारा लिखा गया है, इसमें कौन सा रस है? तो ऑप्शन ए में दिया है करुण रस, ऑप्शन बी में अद्भुत रस, ऑप्शन सी में रौद्र रस, ऑप्शन डी में वीर रस। तो अमीर खुसरो के पाठ्य पुस्तक में संकलित गीत काहे रे ब्यासी विदेश रे में, इसमें कौन सा रस है? करुण रस है, ऑप्शन ए, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 11, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की थी? तो तुलसीदास जो थे वो रामचरितमानस की जो रचना की थी, तुलसीदास जो कि मैंने पहले ही सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर पहले में बताया था मैंने, जो रामचरितमानस किसकी रचना वो तुलसीदास की है। तो ये पूछा गया है कि ये किस भाषा में की गई थी? ऑप्शन ए खड़ी बोली, ऑप्शन बी ब्रज, ऑप्शन सी भोजपुरी, ऑप्शन डी अवधी। तो तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना जो की थी वो अवधी भाषा में की थी, ऑप्शन डी जो कि बिल्कुल सही है, अवधी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसमें पूछा गया जो ब्रह्म समाज थी उसकी जो स्थापना हुई थी वो किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, या फिर ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, या फिर ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं सवाल नंबर 13 पे। सवाल नंबर 13, ठीक है, ब्राह्मण नामक पत्र का संपादन किसने किया? जो ब्राह्मण नामक पत्र था उसका जो संपादन था वो किसने किया था? ऑप्शन ए है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन सी राधा कृष्णा, या फिर ऑप्शन डी बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। तो ब्राह्मण नामक पत्र का जो संपादन किया था वो प्रताप नारायण मिश्र ने किया था, ऑप्शन बी जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आशु काव्य में प्रधानता है, देखिए ऑप्शन 14 में पूछा गया, क्वेश्चन 14 में आशु काव्य में प्रधानता है। ऑप्शन ए देश प्रेम, प्रकृति चित्रण, विरह, या फिर नक्षिक वर्णन। तो आशु काव्य में प्रधानता है, जो प्रधानता आशु में तो आशु विरह होगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो कि बिल्कुल सही है, विरह। तो चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 15, स्नेह निर्झर बह गया कविता किसकी है? ये कविता है, स्नेह निर्झर बह गया, ये पूछा गया ये कविता किसकी है, कौन से कवि ने लिखा था? ठीक है, तो ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या फिर ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत, या फिर ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो स्नेह निर्झर बह गया कविता किसकी है? तो ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन बी जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आगे चलते हैं। ऑप्शन 16 मतलब क्वेश्चन 16,
मौन निमंत्रण कविता के रचयिता हैं। ये कविता है जिसका नाम है मौन निमंत्रण है। इसके जो रचयिता का नाम पूछा गया, ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा या फिर ऑप्शन डी सुमित्रानंद पंत। तो मौन निमंत्रण कविता के रचयिता जो थे हमारे सुमित्रानंद पंत जी थे, ऑप्शन डी। ठीक है, आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आवाज़ क्लियर आ रही है, आप सुनाई दे रहा था या फिर नहीं दे रहा था। आप कमेंट में बताएं कि कैसा वीडियो लगा आपको, हाथ पढ़ाने का तरीका। सवाल नंबर 17, ठीक है, यामा पर महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? पूछा गया था जो यामा था उस पर जो महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 18, इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? पूछा गया जो इनमें से जो इतनी चारों रचना दी गई इसमें से कौन सी रचना जो है जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो कामायनी ये तो जयशंकर प्रसाद की है, आंसू भी जयशंकर प्रसाद की है, ये भी सही है, ये भी सही है, लहर भी जयशंकर प्रसाद की है। परिमल, ये परिमल जो है जयशंकर प्रसाद की नहीं है। ठीक है, ये जयशंकर प्रसाद की है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये परिमल नहीं है। परिमल तो ये सुमित्रानंद पंत का है। ठीक है, सुमित्रानंद पंत। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 19, हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत किसे माना जाता है? पूछा गया हिंदी का जो सर्वश्रेष्ठ शोक गीत होता है, शोक गीत, वो किसे माना जाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इनमें से क्या होगा? तो कुकुर मुत्ता तो होगा नहीं, राम की शक्ति पूजा ये भी नहीं होगा, अनामिका ये भी नहीं होगा। तो हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत सरोज स्मृति को, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियाँ किसकी है? जो पंक्ति लिखा गया यहाँ से यहाँ तक पूरा टोटल, ये पंक्तियाँ के बारे में पूछा है। ये पंक्ति किसकी है? स्तंभ ज्योत्सना में जब संसार चकित रहता शिशु सा नादान। तो ये पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन डी, जो कि बिल्कुल सही है। तो चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 21, तार सप्तक का संपादन 1943 ईस्वी में किसने किया? ऑप्शन ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेन, या फिर ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो तार सप्तक का जो संपादन था 1943 ईस्वी में, वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेन ने किया था। ठीक है, ऑप्शन बी। प्रश्न 22, अंधा युग किसकी रचना है? अंधा युग धर्मवीर भारती, नागार्जुन, मुक्तिबोध, अज्ञेय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नागार्जुन। अंधा युग जो है वो नागार्जुन की रचना है। ठीक है, कल सुनना मुझे किस कवि की कृति है? प्रश्न नंबर 23 यहाँ पे लिखा हुआ, कल सुनना मुझे किस कवि की कृति है? सुदामा पांडे धूमिल, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेन, या फिर दुष्यंत कुमार, या फिर जयशंकर प्रसाद। तो कल सुनना मुझे किस कवि की कृति है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सुदामा पांडे धूमिल। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। नदी के द्वीप, प्रश्न 24, नदी के द्वीप कविता में नदी और द्वीप क्रमशः किसके प्रतीक है? एक कविता है नदी के द्वीप, तो इसमें पूछा गया नदी और द्वीप क्रमशः किसके प्रतीक है? देश और राज्य के प्रतीक हैं, या फिर समाज और व्यक्ति, या फिर विश्व और देश के, या फिर पर्वत और झरना के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समाज और व्यक्ति के। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न 25 पे, भूल गलती कविता किसके द्वारा रचित है?
पूछा गया जो भूल गलती कविता वो किसके द्वारा रचित है। ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी धूमिल, ऑप्शन सी गजानन माधव मुक्ति बोध। तो भूल गलती कविता किसके द्वारा रचित है। ऑप्शन डी हो जाएगा गजानन माधव मुक्ति बोध। ठीक है, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 26 चलते हैं। अकाल और उसके बाद कविता किसकी है। ये एक कविता है, अकाल और उसके बाद ये कविता पूछी गई। ये कविता किसकी है। ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। अकाल और उसके बाद कविता धर्मवीर भारती ये नहीं होगा, जयशंकर प्रसाद ये भी नहीं होगा, महादेवी वर्मा ये भी नहीं, ये हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि बिल्कुल सही है, नागार्जुन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 27 पे आ गए हम लोग। नदी के द्वीप कविता किस कवि की है। नदी के द्वीप कविता किस कवि की है। ऑप्शन ए अज्ञेय, ऑप्शन बी दिनकर, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी पंत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अज्ञेय। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 28। शोध करने के लिए आवश्यक गुणों में कौन शामिल नहीं है। शोध करने के लिए आवश्यक गुणों में कौन शामिल नहीं है। जिज्ञासा, सत्यनिष्ठा, शोध, नैतिकता का अभाव या फिर तार्किक और विश्लेषण क्षमता। तो पूछा गया इसमें शोध करने के लिए आवश्यक गुणों में कौन सा शामिल नहीं है। तो शोध करने के लिए आवश्यक गुणों में जो शोध नैतिकता का अभाव ये तो नहीं होता भाई। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए आगे चलते हैं। मैं आप सबको एक बात बताने वाला हूँ जो कि लास्ट में बताने वाला, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 29। हिंदी साहित्य में इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया। हिंदी साहित्य में इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था। ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी जॉर्ज ग्रियर्सन्स, या फिर ऑप्शन सी घासादत्त ताशी, या फिर ऑप्शन डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हिंदी साहित्य में इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था। घासादत्त ताशी, ऑप्शन सी जो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 30 पे। प्रश्न 30 पे आ गए हम लोग। किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिंध सामंत काल कहा है। मतलब कौन से विद्वान है जो हिंदी साहित्य के आदिकाल को जो सिंध सामंत काल कहा है। ठीक है, ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन डी डॉक्टर राजकुमार वर्मा। ठीक है, तो हिंदी साहित्य में हिंदी साहित्य के आदिकाल को हिंदी साहित्य सामंत काल किसने कहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन सी। चलते हैं आगे। प्रश्न 31 पे। सिंधों की संख्या कितनी मानी जाती है। जो सिंधों की संख्या कितनी मानी जाती है। 19, 12, 63 या फिर 84। तो सिंधों की संख्या मानी जाती है 84 मानी जाती है, 84, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रश्न नंबर 32 पे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था। इसमें पूछा गया जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे उनका हिंदी साहित्य का जो इतिहास सर्वप्रथम किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था। तो ऑप्शन ए हिंदी शब्द सागर, ऑप्शन बी हिंदी साहित्य कोश, ऑप्शन सी साहित्य सागर, ऑप्शन डी हिंदी बृहद कोश। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था। हिंदी शब्द सागर के रूप में छपा था। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 33। पृथ्वी राशों में कितने समय हैं। पृथ्वीराज राशों में कितने समय है। समय को सर्ग के नाम से भी जाना जाता है। समय सर्ग कितने समय हैं। तो 63, 68, 69 या फिर 5। तो पृथ्वीराज राशों में कितने समय सर्ग है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी 69। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 34। आदिकाल के किस कवि ने संस्कृत, अवहट और मैथिली में रचना की। आदिकाल के किस कवि ने जो संस्कृत, अवहट और मैथिली की रचना की थी।
पूछा गया इसमें, तो ऑप्शन ए सांगधर, विद्यापति, जगनीक, अमीर खुसरो। तो आदिकाल के किस कवि ने संस्कृत, अवध और मैथिली की रचना की थी? वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्यापति। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, देर ना करते हुए। ठीक है, प्रश्न नंबर 35। ठीक है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल किसने कहा था? जैसे कि मैंने ये शब्द अपने पहले ही वीडियो में मैंने इस सब चीज़ के बारे में पढ़ा दिया गया है। वीर गाथा काल किसे कहते हैं, आदि काल क्या है, भक्ति काल, रीति काल, सारा कुछ अगर आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल किसने कहा था? मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राहुल सतकृत्यायन या फिर डॉक्टर राजकुमार वर्मा। तो इसका तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था। ठीक है, प्रश्न नंबर 36। किस संप्रदाय की विचारधारा व्यवहारिक दृष्टि से पतंजलि के योग मार्ग में अधिक समीप है? किस संप्रदाय की विचारधारा व्यवहारिक दृष्टि से पतंजलि के योग मार्ग में अधिक समीप है? तो सिंध संप्रदाय, जैन संप्रदाय, नाथ संप्रदाय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, नाथ संप्रदाय। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 37। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? नामवर सिंह, बच्चन सिंह, डॉक्टर राजकुमार वर्मा, गणपति चंद्र मुक्त। तो हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? गणपति चंद्र गुप्त, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। आगे चलते हैं हम लोग, सवाल नंबर 38 है। बौद्ध धर्म ग्रंथों की भाषा कौन सी है? बौद्ध धर्म ग्रंथों की भाषा क्या है? आप सबको तो पता ही होगा, मैंने तो पढ़ाया है पहले से, और आपको कुछ बेसिक नॉलेज भी तो होना चाहिए। ठीक है, बौद्ध धर्म ग्रंथों की भाषा जो है पाली, प्रकृति या फिर वैदिक संस्कृत या फिर खड़ी बोली। तो बौद्ध ग्रंथों की भाषा जो है पाली होती है। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 39। पौमचरियो किस जैन आचार्य की कृति है? ऑप्शन ए स्वयंभू, पुष्पदंत, महावीर स्वामी या फिर धनपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वयंभू। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। कबीरदास जी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, पूछा गया। कबीरदास जी का जन्म, ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है जो कि पेपर में आ गया है, इसलिए इसका जवाब तो काफ़ी लोग जानते ही होंगे। ठीक है, लहरतारा, बस्ती, प्रयागराज, पंचंग घाट। कबीरदास जी का जन्म था वो लहरतारा में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 41। देसिल बैना सब जन मिठ तैसन जपो अवहटा काव्य पंक्ति किसके द्वारा रचित है? ये काव्य पंक्ति दिया गया है, ये पूछा गया है ये किसके द्वारा रचित है। ठीक है, ऑप्शन ए गोरखनाथ, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी सरपा, ऑप्शन डी विद्यापति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विद्यापति। ठीक है, आगे चलते हैं। रैदास, देखिए प्रश्न 42। रैदास की पत्नी का क्या नाम था? जो रैदास था उसकी पत्नी का क्या नाम था? मोना, लोना, शोना, कर्मा। तो रैदास की पत्नी का नाम था, ऑप्शन यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोना। ठीक है, लोना। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न दिया गया जो कि वेरी वेरी मोस्ट है, हिंदी है तो हिंदी में ये सब प्रश्न आने अनिवार्य हैं। ठीक है, इसको मैं इम्पॉर्टेंट यहाँ पे लिख देता हूँ।
ठीक है। रामायणी के रचनाकार पूछा गया है कबीरदास, गोरखनाथ, रैदास या फिर जायसी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नहीं ऑप्शन ए, कबीरदास। रामायणी के रचनाकार ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आ गया प्रश्न नंबर 44 आ गया, गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखबानी शीर्षक से किसने किया? हाँ, ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी डॉक्टर राजकुमार राणा, ऑप्शन डी डॉक्टर पीताम्बरम दंत बड़वाल, ठीक है। तो गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखबानी शीर्षक में किसने किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा डॉक्टर पीताम्बरम दंत बड़वाल, ठीक है। चलते हैं सवाल नंबर 45 पे। ये बहुत बड़ा ही सवाल है, देखिए यहाँ से लेके नीचे यहाँ तक है, इसका आंसर देना हमें, ठीक है। कवि देखिए दिया सवाल नंबर 35 है, प्रश्न नंबर कवि एवं उनकी रचनाओं के मिलान वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे देखिए ये कवि का नाम दिया गया है, यहाँ पे ये इनका मिलान करना है, कौन किससे संबंधित है, ठीक है। अब पूछा गया केशवदास, केशवदास यहाँ पे किससे संबंधित है? केशवदास, भूषण, बिहारी लाल, पद्माकर, इन लोगों का मिलान करना है। तो केशवदास यहाँ पे किससे संबंधित है? कवि प्रिया से संबंधित, ठीक है। केशवदास कवि प्रिया से संबंधित है। और भूषण जी किससे संबंधित हैं? शिवराज भूषण, ठीक है, ये इनसे संबंधित है। और बिहारी लाल किससे संबंधित है? इससे संबंधित है, 4 से सही, ठीक है। और पद्माकर जी किससे संबंधित है? ये एक ही से बचा है यहाँ पे, पद्माभरण, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 3, 2, 4, 1, ठीक है। केशवदास का इससे मिलेगा, भूषण का शिवराज भूषण, ठीक है। और बिहारी लाल का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और पद्माकर का हो जाएगा पद्माकरण, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 46, कौन सी रचना जायसी की नहीं है? इसमें जो 4 रचना दी गई है, इसमें पूछा गया कि इसमें से कौन सी रचना जायसी की नहीं है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है आखिरी कलाम, ऑप्शन बी पद्मावत, ऑप्शन सी अखरावट, ऑप्शन डी चित्रावली। तो जायसी की जो रचना है वो चित्रावली नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 47, रीतिकाल की प्रवृत्ति नहीं है। इसमें पूछा गया जो रीतिकाल है उसकी जो प्रवृत्ति नहीं है, कौन सी प्रवृत्ति नहीं है? तो रीतिकाल की अगर प्रवृत्ति की बात करें तो काव्यांग विवेचन, ये तो रीतिकाल की प्रवृत्ति है, ठीक है। विद्रोह एवं क्रांति की भावना, ये तो रीतिकाल में नहीं पाया जाता है, इसका आंसर यही होगा, ठीक है। हाँ, तो रीतिकाल की प्रवृत्ति ये जो विद्रोह क्रांति की भावना ये नहीं होती है, बल्कि ये और ये श्रृंगार की प्रधानता ये तो रीतिकाल में मस्ट है, ठीक है। और ब्रज भाषा की प्रधानता ये भी रीतिकाल में ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 48, भाषा पर कबीर का ज़बरदस्त अधिकार था। भाषा पर कबीरदास जो थे उनका ज़बरदस्त अधिकार था, ठीक है। वे वाणी के डिटेक्टर थे, कथन किसका है? इसमें पहले तो बोला गया जो भाषा पर जो कबीरदास जी का जो ज़बरदस्त अधिकार था, ठीक है। हाँ, वे वाणी के डिटेक्टर थे, ये कथन किसका था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रेशंस या डॉक्टर नागेंद्र आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस टाइप के हर वीडियो के अगर आपको चाहिए कमेंट में हमें ज़रूर करें। और भी सब्जेक्ट की वीडियो अगर आपको चाहिए तो मैं अपने YouTube चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगा, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 49 पे आ गए हम लोग। सरवर तीर पद्मिनी आई, खोपा छोरी केस मकुलाई, ये पंक्ति किस ग्रंथ की है?
यहाँ पे एक पंक्ति दी गई है, देखिए यहाँ पे पंक्ति पूछा गया कि ये पंक्ति किस ग्रंथ की है। सरवर तीर पद्मिनी आई, खोपा छोरी केस मकुलाई। ये जो ग्रंथ है ये पद्मावत, आखिरी कलाम, चित्रावली, मधुमालती। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, पद्मावत। चलिए आगे चलते हैं। हम लोग सवाल नंबर 50 पे आ चुके हैं, ठीक है। वल्लभाचार्य किस कवि के गुरु थे? जो वल्लभाचार्य थे वो किस कवि के गुरु थे? वो सूरदास के, नंददास, तुलसीदास, रसखान। सूरदास, नंददास, तुलसीदास या फिर रसखान। तो वल्लभाचार्य किस कवि के गुरु थे? ऑप्शन ए सूरदास के, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 51, यामा काव्य संग्रह किसका है? ये जो यामा काव्य संग्रह है ये किसका है? कौन से कवि का है? जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, राम नरेश त्रिपाठी, महादेवी वर्मा। तो यामा काव्य संग्रह किसका है? ये हो गया महादेवी वर्मा का। कई बार पूछ लेता है ये जो यामा है, इसको याद रखिएगा आप लोग, ये बहुत मस्ट है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 52, रीतिकाल में वीर रस के कवि नहीं हैं। ये देखिए कैसा सवाल है, पूछा गया है जो रीतिकाल में है जो वीर रस के कवि नहीं है। ऑप्शन ए भूषण, ऑप्शन बी लाल कवि, ऑप्शन सी बिहारी लाल, ऑप्शन सी शूदन। तो वीर रस में जो रीतिकाल के जो कवि नहीं थे वो बिहारी लाल जी नहीं थे, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 53, शोभित कर नवनीत लिए किसकी काव्य पंक्ति है? पंक्ति के बारे में पूछा गया, ये कौन सी काव्य पंक्ति है? शोभित कर नवनीत लिए, रसखान, नंदनाश, सूरदास, रहीमदास। तो शोभित कर नवनीत लिए किसकी काव्य पंक्ति है? ये हो जाएगा ऑप्शन सी सूरदास का। प्रश्न नंबर 54, विद्यापति कृत पद्मावली की भाषा कौन सी है? विद्याकृत पद्मावली भाषा कौन सी? अवधी, मैथिली, भोजपुरी, ब्रज। तो विद्यापति कृत पद्मावली की जो भाषा है वो मैथिली है, ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 55, गोरखनाथ के गुरु का नाम बताइए। गोपीचंद, चौरंगीनाथ या फिर चुड़कर नाथ या फिर मत्स्येंद्र नाथ। तो गोरखनाथ के गुरु जी का नाम पूछा गया तो ये मत्स्येंद्र नाथ हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। कैसे कैसे नाम दिए गए हैं भाई बताओ। प्रश्न नंबर 56, तुलसीदास जी की माता का क्या नाम था? हुलसी, रत्नावली, लोना, कविता। रत्नावली नहीं था, लोना नहीं था, कविता नहीं था, ये हो जाएगा हुलसी, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 57, प्रश्न नंबर 57, रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? इसमें पूछा गया जो रामचंद्रिका जी हैं उनके रचनाकार कौन है? केशवदास, भूषण, तुलसीदास, पद्माकर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केशवदास, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 58, व्याकुल राव शिथिल सब गाता, करनी कल्प तरु मनहु निपाता। आपकी हिंदी काव्य पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित उपयुक्त चौपाई में करनी एवं कल्पतरु किसके प्रतीक हैं? ये देखिए एक यहाँ पे चौपाई दी गई है, ठीक है, चौपाई पूछा गया है जो ये करनी एवं कल्पतरु किसके प्रतीक हैं? ऑप्शन ए कैकेयी सुमंत, ऑप्शन बी कैकेयी दशरथ, ऑप्शन सी कौशल्या दशरथ या फिर ऑप्शन डी सुमित्रा दशरथ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैकेयी और दशरथ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 59, आगे दिखी जरत ऋष भारी मनहु रोष तरवारी
उधारी। उपयुक्त चौपाई में कौन सा अलंकार है? ये इस बार ये जो चौपाई दिया गया है इसका अलंकार पूछा है, ठीक है। आगे देखिए, जरत रसि भारी मनहु रोष तरवारी उधारी। तो यमक श्लेष उत्प्रेक्षा विभावना। तो इसमें यमक तो नहीं होगा, श्लेष भी नहीं होगा, विभावना भी नहीं होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 60। अभी हमारे 10 सवाल और बचे हुए हैं, ठीक है। सूरदास किस रस का कोना कोना झाँका है? जो सूरदास जी थे वो पूछा गया इसमें कि सूरदास जी थे जो किस रस का कोना कोना झाँका है? शांत रस का, वात्सल्य, करुण या फिर अद्भुत? सूरदास किस रस का कोना कोना झाँका है? तो इसका आंसर हो जाएगा वात्सल्य रस का, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं, सवाल नंबर प्रश्न नंबर 61, ठीक है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ था? सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900, 1920, 1943, 1950। तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ था 1900 में हुआ था, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, सवाल नंबर 62। भ्रमर गीत सार का संपादन किसने किया है? जो एक भ्रमर गीत सार था इसका जो संपादन थे ये किसने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, विश्वनाथ त्रिपाठी। तो इसका आंसर हो जाएगा जो भ्रमर गीत सार का उत्पादन यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 63। निम्नलिखित विकल्पों में से कबीरदास के काव्य की जो विशेषता नहीं है उसका चयन कीजिए। इसमें जो पूछा गया, जो ये निम्नलिखित विकल्प दिए गए हैं इसमें कबीरदास जी के जो काव्य की जो विशेषता नहीं है उसका चयन कीजिए। तो कबीरदास जी के जो काव्य की विशेषता नहीं है इसमें खोज के बताना है, ये जो विकल्प है इसमें कौन सा जो विशेषता है जो कबीरदास जी की नहीं है। तो ऑप्शन ए हो गया ब्रह्मांडवरों का खंडन, ऑप्शन ए, ठीक है। ये तो पाया जाता है। गुरु महिमा का प्रतिपादन, ये भी है, ठीक है। सगुण ईश्वर की उपासना, ये नहीं है। ये कबीरदास के काव्य की जो विशेषता नहीं है वो सगुण नहीं है, यहाँ पे निर्गुण होना चाहिए। निर्गुण होता तो आंसर सही होता, ठीक है। तो ऑप्शन डी जाति पाति का विरोध, ये तो जाति पाति का विरोध किया ही था, यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो एक बात मैं आपको बता देने वाला हूँ कि मैं बार बार आपको सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोल रहा है चैनल, जैसे कि अगर आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं तो अगर आप बीए से रिलेटेड कोई भी वीडियो अगर देख रहे हैं, अगर आपको देखना है तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसके नीचे एक और वीडियो आ जाएगा जो बीए से रिलेटेड अगर अपलोडेड वीडियो हैं वो आपको आसानी से मिल जाएगा। आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, वो नीचे बाई नीचे आते जाएगा। अगर आपको जिस टॉपिक पे भी देख रहे हैं, मान लीजिए आप कभी ये बीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो हिंदी का पेपर देख रहे हैं, अगर आपको हिस्ट्री का देखना होगा या फिर सोशियोलॉजी का देखना होगा तो इसके नीचे वीडियो आते जाएगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो ढूंढने में दिक्कत ना हो। बाकी कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। और एक बात और थी जो कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 64। यह तन जारो मसी करा लिखा राम का नाव, लेखनी करू करंक की लिखी लिखी राम पठाओ। उपयुक्त पंक्ति में किस कवि की है? ये जो उपयुक्त पंक्तियाँ लिखी गई है पूछा गया है ये किस कवि की है? रैदास, तुलसीदास, सूरदास या फिर कबीरदास? तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, कबीरदास जी ने इसको लिखा था, ठीक है, कबीरदास। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 65। प्रिय प्रवास किस रचनाकार की कृति है? जो प्रिय प्रवास थी ये किस रचनाकार, जैसे कौन से रचनाकार ने प्रिय प्रवास की कृति की थी, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, नाथूराम शर्मा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रिय प्रवास के रचनाकार की कृति जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने की थी, ऑप्शन ए जो बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बाकी आप कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। प्रश्न नंबर 66। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोटे बड़ों सब सम बसे रहे प्रसन्न। उपयुक्त दोहे में रिक्त स्थान में किस कवि का नाम आएगा? इसमें जो दोहा लिखा गया है इसमें किस कवि का नाम आएगा, पूछा गया ना किस कवि का नाम आएगा।
ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोटे बड़ों सब सम बसे रहे प्रसन्न। यहाँ पे किसका नाम है? कबीरदास, रैदास, तुलसीदास या फिर सूरदास। तो इसमें आ जाएगा आपका रैदास। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 67, प्रश्न 67 ठीक है। बेगमपुर शहर को नाव कविता किस कवि की है? बेगमपुर शहर को नाव, ये जो कविता है ये किस कवि की है? बेगमपुर नाव, ये कविता किस कवि की है? ठीक है, रैदास, कबीरदास, गोरखनाथ, तुलसीदास। तो इसका आंसर हो जाएगा रैदास हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए रैदास। चलिए आगे चलते हैं। 68, निम्नलिखित में से किस रचना को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है? निम्नलिखित में से किस रचना के खड़ी बोली को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है? साकेत, कामायनी, पृथ्वीराज रासो, प्रिय प्रवाह। निम्नलिखित में से किस रचना को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रिय प्रवास। ठीक है, ऑप्शन डी जो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 69 ठीक है। मैथिली सर्वगुप्त ने किसकी प्रेरणा प्राप्त कर खड़ी बोली में काव्य रचना आरंभ की? मैथिली सर्वगुप्त ने किसकी प्रेरणा प्राप्त कर खड़ी बोली में काव्य रचना आरंभ किया? आचार्य रामचंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु, इनमें से कोई नहीं। तो मैथिली सर्वगुप्त जी ने जो प्रेरणा प्राप्त की थी वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के कहने पे। ठीक है, ऑप्शन बी जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात जो बताना चाह रहा था वो ये बात है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं फिर उसके बाद अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जब एग्ज़ाम दे के आएँ आप तो जो भी जैसा भी पेपर हो आप वो उसका फ़ोटो खींच के मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर दे ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूँ। आगे की जो क्लासेस आएंगी, जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले लोग आएंगे उनके लिए वीडियो अपलोड कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर वो चीज़ आप हमें फ़ोटो खींच के दे सकते हैं तो मैं उसका वीडियो बना के फिर से अपने चैनल पे अपलोड करूँगा ताकि आने वाली जो जनरेशन है वो भी इस वीडियो को आसानी से देख सके। तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8810932758। ठीक है, 2758 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर फ़ोटो क्लिक करके भेज दें ताकि मैं वीडियो आसानी से बना सकूं, कोई दिक्कत ना हो। और आपको अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ज़रूर ना भूलें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम तो 70 पे पहुँच चुके हैं, अब हमारे 5 प्रश्न और बचे हुए हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 70, छायावाद युग की कौन सी विशेषता नहीं है? इसमें पूछा गया जो छायावाद युग है इसमें से इस ऑप्शन में से कौन सी इसकी विशेषता नहीं है? सौंदर्य भावना, मानवतावाद, नीति और आदर्श या फिर गीतात्मकता। तो छायावाद युग की कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसमें हो जाएगा नीति और आदर्श। ठीक है, ऑप्शन सी जो कि बिल्कुल सही है। चलते हैं आगे। सवाल नंबर 71 पे बिहारी लाल कृत सतसई की भाषा है। तो बिहारी लाल कृत सतसई की भाषा अवधी, ब्रज, बघेली, खड़ी बोली। बिहारी लाल कृत सतसई की भाषा जो होगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा जो कि ब्रज भाषा है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 72 पे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के किस कवि के विषय में लिखा था? ठीक है, रीतिकाल के किस कवि के विषय में लिखा था? ये साक्षात रस, मूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में है। ये आप देख सकते हैं, इतना बड़ा जो सवाल दिया गया है, अगर आप पेपर में बैठेंगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा। सही बता रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न दिए अगर आप पहले से तैयारी करके अगर नहीं जाते हैं तो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के किस कवि के विषय में लिखा था? ये साक्षात रस, मूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में से हैं। ऑप्शन ए घनानंद, ऑप्शन बी बिहारी लाल, ऑप्शन सी केशवदास, ऑप्शन डी सेनापति। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा घनानंद। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 73 पे। तो परवारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? ठीक है, ये देखिए ये लिखा गया है दोहा
73 जैसे देख सकते हैं आप, जैसे जैसे हम लोग सवाल प्रश्न पे बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे क्वेश्चन थोड़ा टफ आने लगे हैं। ठीक है, इसने पूछा कि ये दोहा है, इसमें उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार, रूपक, यमक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसका आंसर हो जाएगा यमक अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 74, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? ऑप्शन ए गणानन, ऑप्शन बी बिहारी, ऑप्शन सी पद्माकर, ऑप्शन डी केशव दास। ठीक है, तो कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे गणानंद, ऑप्शन बी बिहारी, ऑप्शन सी पद्माकर, ऑप्शन डी केशव दास। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी केशव दास। सवाल नंबर 75, सभी प्रकार की उन्नतियों का मूल भारतेंदु हरिश्चंद्र से किसे माना जाता है? सभी प्रकार की उन्नतियों का मूल भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किसे माना है? निजी भाषा उन्नति को, अंग्रेजी भाषा उन्नति को, देश की उन्नति को, राज्य की उन्नति को। तो निजी भाषा उन्नति को, ऑप्शन ए जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो होता है समाप्त। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, कमेंट करेंगे मुझे पता चलेगा, मुझे मोटिवेट मिलेगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, पसंद आई या नहीं आई। ठीक है, तो मैंने जैसा बोला था कि आप पेपर दे के आएँ और उस चीज़ का स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप पे भेज दें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 88 10 93 27 58। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर भेज सकते हैं। ये 5 है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।